ये शिशुनाग वंश। ठीक है, अभी तक हम लोग मगध में क्या देखें, मगध में कई शासक हुए, कई वंश भी हुए। तो हमने सबसे पहला मगध का जो वंश देखा था वो कौन सा था, बृहद्रथ वंश। ठीक है, और इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन था, जरासंध। देखिए ये जो बृहद्रथ वंश है ये महाभारत में या कुछ पुराणों में दी गई है, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रूफ बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, और आपने देखा बृहद्रथ के बाद एक नया वंश आया, कौन सा, हर्यक वंश। और आपको पता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। और इसके बाद कौन शासक बना, अजातशत्रु। इसके बाद उदयन। तो ये देखिए आपने देखा कि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु बना और उदयन बना। और इसमें आपने क्या देखा, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उदयन ने अपने पिता की हत्या की, और इसके पुत्रों ने इसकी हत्या की। तो ये जो पूरा वंश है ये किस नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश। अगर आपसे पूछा जाए जो कौन सा वंश है जिसे पितृहंता वंश कहा जाता है, तो है हर्यक वंश, क्योंकि इस वंश के सभी राजा ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा बिंबिसार के काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज। बिंबिसार, और देखिए अब एक चीज बताइए, किसके काल में महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, अजातशत्रु। अगर आपसे सवाल पूछा जाए जो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन किसके समकालीन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये दोनों हो जाएगा ना। इसमें तो था ही, इसमें भी था, वह मृत्यु हुई लेकिन इसी काल में थे तो। ठीक है, इसके अलावा उदयन के बारे में आपको क्या याद रखना है, इन्होंने एक नया शहर बनाया पाटलिपुत्रा, और इन्होंने क्या किया, गिरिब्रज से राजधानी हटा करके उदयन ने कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र। और यही पाटलिपुत्र आगे चलकर बनेगा पटना। अच्छा, पटना नाम उसको कौन देंगे, शेरशाह सूरी। और आज के पटना कहाँ का राजधानी है, बिहार का। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अजातशत्रु ने बनाया है ना, सॉरी उदयन ने बनाया है। देखिए अजातशत्रु में एक चीज हम लोग और मिस किए थे, तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए अजातशत्रु के काल में ही जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण हुआ था, ये आप जानते हैं। देखिए जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो इनके जो शरीर के अवशेष थे, अवशेष समझते कि नहीं, क्या शरीर मृत्यु का जो जलाया गया होगा उसका जो अवशेष बचा होगा, तो उस अवशेष का क्या किया इन्होंने, अजातशत्रु ने एक स्तूप बना करके उस पर रख दिया। आप आगे चल के देखिएगा स्तूप जो होता था, स्तूप ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, और इस स्तूप के इस भाग में यहाँ पे भगवान बुद्ध की कोई शारीरिक अवशेष रखा जाता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है, जो घूमने वाला चक्कर होता है, परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये पूरा कवर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर स्तूप के ऊपर में एक जगह होता है जहाँ पे भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे जाते हैं, और इसके ऊपर 3 छतरी टाइप का बना हुआ रहता है इसको ढकने के लिए। तो पहली बार जो है अब से अजातशत्रु बनाएंगे कहाँ पे, राजगृह में। यानी अजातशत्रु क्या करेंगे, राजगृह में स्तूप बनाएंगे, किसके लिए, भगवान बुद्ध के अवशेष से। ठीक है, अवशेष के लिए। तो ये भी आप अजातशत्रु में लिख दिएगा, जगह है तो नोट कर लीजिएगा। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के अवशेष को या अवशेष के लिए राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया।
राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया। देखिए अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, शिशुनाग वंश के। फिर आपको पता है हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था, नागदशक। यानी हर्यक वंश का आखिरी शासक था नागदशक। ठीक है, तो जैसे ही नागदशक शासक बना तो ये कोई अच्छा शासक या कहिए जो उस लेवल का शासक नहीं था जिसका जनता में ज़्यादा जो क्या तो लगाव हो, या जनता को इसके प्रति कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। तो इसको हटा करके एक नया शासक नियुक्त किया शिशुनाग को। यानी वहाँ की प्रजा ने नागदशक को हटा करके एक नया शासक नियुक्त किया शिशुनाग। और ये उस समय कहाँ के गवर्नर थे, राजपाल थे, काशी के राज्यपाल थे। यानी शिशुनाग जो थे उसमें काशी के राज्यपाल थे। तो नागदशक को हटा करके प्रजा ने किसको शासक बनाया, शिशुनाग को। और यही शिशुनाग ने एक नया वंश का स्थापना किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो ये मार के नहीं आया, इसे जनता ने बनाया शिशुनाग को। ठीक है, और ये जो शिशुनाग है एक नया वंश बनाएंगे शिशुनाग वंश। और इसके पहले शासक कौन होंगे, शिशुनाग, जो कब से कब तक रहेंगे, 412 BC से लेकर के 394 BC तक। ये देखिए पूरा वंश का काल है, ये केवल शिशुनाग का काल है। तो याद रखिए कभी कभी पूछा जाता है जब शिशुनाग को राजा बनाया गया तो उस समय वो कहाँ के राज्यपाल थे, काशी के राज्यपाल थे, और इनको जनता ने बनाया। अब देखिए इसकी खास बात, इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। अभी हमने क्या देखा था, मगध की पहली राजधानी कहाँ पे थी, पहली राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज से फिर कहाँ हुआ, पाटलिपुत्रा। किसने बनाया, यानी मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज थी जिससे उदयन ने कहाँ बदल कर दिया, पाटलिपुत्रा। अब जब शिशुनाग आएगा तो यहाँ की राजधानी बदल के कहाँ हो जाएगी, वैशाली। यानी शिशुनाग क्या करेंगे, पाटलिपुत्रा से हटाकर कहाँ राजधानी कर देंगे, वैशाली। तो देखिए तीन, यानी मगध के 3 राजधानी रह चुके हैं, गिरिब्रज, पाटलिपुत्रा और वैशाली। तीनों याद रखना है। शुरुआत में मगध था, जैसे गिरिब्रज था, फिर पाटलिपुत्रा हुआ, फिर वैशाली हुआ। फिर आगे हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ बदलाव होगा। तो शिशुनाग का पहला काम क्या है, याद रखा जाता है, राजधानी परिवर्तन। इन्होंने मगध की राजधानी कहाँ से बदल कहाँ कर दिया गया, यानी पाटलिपुत्रा से बदल करके वैशाली कर दिया। ठीक है, अब देखिए शिशुनाग वंश, मगध की राजधानी बदल दिया। अब शिशु, याद है उसमें सबसे शक्तिशाली मगध के अलावा और कौन था, अवंती। यानी वर्तमान में कहाँ ये, उज्जैन, मध्य प्रदेश जहाँ कहते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। तो अवंती के राजा उस समय थे अवंती वर्धन। अवंती के राजा अवंती वर्धन। इसको पराजित करके शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को भी किसमें मिला लिया, मगध में मिला लिया। ठीक है, तो इसके काल में अब सोचिए कहाँ तक चला, मध्य प्रदेश तक चला गया क्षेत्र, क्योंकि बाकी तो पहले से मिला हुआ था ही, कलिंग और सब मिला हुआ था, क्योंकि आपने देखा हो जरासंध के काल में सबको मिला लिया गया था। उसके बाद अवंती को नहीं मिला पाया था, क्योंकि जब अवंती बहुत शक्तिशाली हुआ करता था तो आपने देखा होगा जो बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता के लिए किसको भेजा था, जीवक को भेजा था उपचार के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा जो पोलक ने भी राजनीति करके उन पुत्रों के द्वारा उदयन की हत्या करवा दी। लेकिन शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग, ये 2 चीज़ के लिए जाना जाता है। एक राजधानी परिवर्तन, पाटलिपुत्रा से कहाँ, वैशाली, और अवंती के राजा अवंती वर्धन को हरा करके अवंती में मिला लिया, किसमें, मगध में मिला लिया। ठीक है, तो लिखिएगा।
देखिए, जब इनकी मृत्यु होगी, किसकी, शिशुनाग की मृत्यु होगी, कब, 394 BC में, तो उसके बाद उनका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। यानी शिशुनाग की मृत्यु के बाद कौन शासक बना, कालाशोक। और कालाशोक का एक और नाम जाना जाता है, वो है काकवर्ण। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये शासक बना तो इसको भी 2-3 चीज के लिए जाना जाता है। सबसे पहले अभी आपने क्या देखा था, सबसे राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा से राजधानी बदल के कहाँ कर दिया गया था, वैशाली। किसने किया, शिशुनाग ने। अब कालाशोक फिर से राजधानी बदल के कहाँ कर देंगे, पाटलिपुत्रा। यानी कि कालाशोक के काल में मगध की राजधानी कहाँ हो जाएगी, पाटलिपुत्रा। और उसके बाद हमेशा से मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रहेगी। कब तक, जब तक शुंग वंश नहीं आएगा तब तक, क्योंकि कालाशोक के काल में भी रहेगा, इसके बाद आएगा नंद वंश, उसमें भी रहेगा पाटलिपुत्रा ही, फिर आएगा मौर्य काल, उसमें भी आएगा। लेकिन जब शुंग वंश आएंगे तब पाटलिपुत्रा से हटा करके विदिशा, विदिशा यानी कहाँ पे, अभी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इनकी राजधानी चली जाएगी। ठीक है, तो जब पहला पॉइंट ये कालाशोक ने क्या किया, पाटलिपुत्रा से बदल के राजधानी कहाँ कर दिया, वैशाली। हाँ, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा जो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 BC में। किसके काल में, अजातशत्रु काल में। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। अब देखिए ठीक 100 साल बाद यानी 383 BC में क्या होगा, द्वितीय बौद्ध संगति। यानी ठीक 100 साल बाद, जो 483 BC में हुआ था, किसके काल में, अजातशत्रु के काल में। उसके बाद अब किसके काल में होगा, कालाशोक के काल में। अजातशत्रु के काल में कहाँ हुआ था बौद्ध संगति, राजगीर में। लेकिन कालाशोक के काल में बौद्ध संगति कहाँ पे होगी, पाटलिपुत्रा में। कब, 383 BC में। लेकिन याद रखिएगा, ये जो द्वितीय बौद्ध संगति है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बौद्ध संगति में क्या होगा, बौद्ध धर्म जो है इसका विभाजन होगा। किस किस रूप में, स्थावीर और महासंघिका में। यानी बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति में। कब, 383 में। कहाँ पे हुआ था, पटना। और किस किस में विभाजन होता, स्थावीर और महासंघिक में। ठीक है, एक बार फिर विभाजन होगा जब चौथा बौद्ध संगति होगा, वहाँ पे होगा, यानी कनिष्क के काल में, वहाँ पे हीनयान महायान विभाजन होगा। लेकिन इस काल में विभाजन कब हुआ है, स्थावीर और महासंघिका के बीच में। देखिए विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो जाता है, जब भी सवाल पूछा जाता है बौद्ध धर्म का विभाजन पहली बार कब हुआ, प्रथम बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति। सब विद्यार्थी के मन में चौथी बौद्ध संगति याद रहता है, हीनयान और महायान। लेकिन उससे पहले भी विभाजन हो चुका है, कब, द्वितीय बौद्ध संगति में। किसके काल में, कालाशोक काल में। अब बताइए, देखिए पहले बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे महाकश्यप, तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे सावक कमीर। तो देखिए द्वितीय बौद्ध समिति 383 BC में हुआ, पटना में हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ, सावक कमीर की अध्यक्षता में हुआ। और इस बार बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ स्थावीर और महासंघिका। ठीक है, तो देखिए कालाशोक के काल में हमने देखा राजधानी परिवर्तन, वैशाली से फिर राजधानी कहाँ चला गया, पाटलिपुत्र। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई। अब देखिए अगर आप पढ़िएगा बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ में यानी आगे चल के एक पुस्तक आएगा हर्षचरित। किसके द्वारा लिखा, कौन, इसका लेखक कौन है, वान भट्ट। तो इस पुस्तक में यह कहा गया है कि कालाशोक की हत्या किसने किया है, महापद्म
नंद ने किससे चाकू मार के हत्या की है। यानी हर्षचरित नामक पुस्तक है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो आप आगे चल के देखिएगा गुप्त काल के बाद आएगा। किसका काल, ये किसके काल में थे बाणभट्ट, नाम वही लिखा हुआ है हर्षवर्धन के काल में। तो उसी पुस्तक में लिखा गया है जो कालाशोक की हत्या कौन करेंगे, महापद्मनंद, चाकू मार करके। कालाशोक क्या 10 पुत्र था, ठीक है, और इसका जो आखिरी पुत्र होगा कौन, इसका जो एक पुत्र होगा नंदीवर्धन, ये जो है शिशुनाग वंश का आखिरी शासक है, ठीक है। और इसी की हत्या करके 344 BC में महापद्मनंद एक नया वंश की स्थापना करेगा जिसे कहेंगे नंदवंश, ठीक है। तो इस तरह शिशुनाग वंश भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। शिशुनाग वंश से शिशुनाग आया। शिशुनाग का काम क्या था, पाटलिपुत्रा से वैशाली राजधानी कर दिया, उसके बाद अवंती को मिला लिया। उसके बाद जब कालाशोक आया तो कालाशोक ने क्या किया, फिर से राजधानी पाटलिपुत्रा कर दिया, और उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई। और इनके 10 पुत्र थे, और 10 पुत्र जो नंदीवर्धन था वो आखिरी शासक बना, जिसे पराजित करके या जिसे मार के महापद्मनंद किस वंश की स्थापना करेंगे, नंद वंश की स्थापना करेंगे, ठीक है। लिखिए यहाँ तक। कौन कर दिए, देखिए ये भले ये वंश सबसे छोटा वंश है, कम ही वर्ष तक शासन किया, ठीक है, लेकिन ये वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, हर्यक वंश, मगध वंश का, ठीक है। देखिए आपने देखा महापद्मनंद ने क्या किया, नंद वंश की स्थापना की, कब, 344 BC में, ठीक है। महापद्मनंद ने, महापद्मनंद को हम लोग बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन केवल बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। अब नंद वंश के बारे में ग्रंथों में कहा गया था ये किस कुल के थे, निम्न कुल के थे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा महापद्मनंद वंश में नंद वंश की स्थापना की है, और एक किस कुल का था, निम्न कुल का था, और इसे बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। आपने उग्रसेन का नाम बहुत बार सुना भी होगा, है कि नहीं। अब देखिए क्या कहा गया है, जब महापद्मनंद शासक बना तो इसको एक और नाम भी जाना जाता है, सर्व छत्रांक। किस नाम जाता है, सर्व छत्रांक, यानी सभी क्षत्रियों का नाशक। तो इस नाम से भी आप क्लियर हो जाता है ये क्या होगा, ये निम्न कुल का होगा। तो जितने भी शासक हुए वो ज़्यादातर निम्न कुल के ही हुए। आपने ये भी देखा था मगध का जो भी था, इससे पहले भी होगा, आगे चल कर के जो हम लोग देखेंगे मौर्य काल, उसे भी निम्न कुल ही कहा जाएगा, मुद्रा राक्षस में बिरसल कहा जाता है। तो महापद्मनंद जो है नंद वंश की स्थापना किए हैं, ठीक है, और इसे उग्रमेज भी कहा जाता है और सर्व छत्रांक भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके काल में जो है भारत का सीमा बहुत दूर तक चला गया था। जैसे मान के चलिए अभी के हिसाब से हम लोग बात देखते हैं, अगर अभी के हिसाब से आप देखते हैं तो देखिए आपको पता है मगध कहाँ पे है, इस जगह पे, बिहार में है कि नहीं। अब इसके काल में जो इसकी जो सीमा थी इधर दक्षिण में, यहाँ पे, इस यहाँ पे सतलज नदी तक, कहाँ तक था, सतलज नदी तक। नीचे में कहाँ तक था, कृष्णा नदी तक। इधर कहाँ था, कलिंग तक पूर्व में। और इधर कहाँ था आपको, अवंती यानी मध्य प्रदेश का बॉर्डर, यानी राजस्थान तक। तो सोचिए इतना बड़ा क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा किया था।
ठीक है। तो ये जो पहला वंश है जिन्होंने बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर राज किया, ठीक है। और विशाल क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं इतिहास में? साम्राज्य। यानी अगर कहा जाए भारत में साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन सा वंश था पहले? नंद वंश था। देखिए, एक होता है राज्य, छोटा सा राज्य, एक होता है साम्राज्य, यानी बहुत बड़ा राज्य, विशाल राज्य होता है, ठीक है। अब इतना बात देखिए, कहाँ कलिंग, अब कहाँ सतलज नदी, कहाँ कृष्णा, कहाँ राजस्थान के बॉर्डर तक। तो पहली बार भारत में किसी वंश ने जो साम्राज्य की स्थापना किए थे वो कौन थे? महापद्मनंद या नंद वंश कह सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात इस काल में सेना भी बहुत बड़ी होगी, कि बिना सेना के तो आप कर नहीं सकते हैं ना। और आपने पढ़ा होगा महाजनपद काल में सेना का भी विकास अच्छी तरीके से हो गया था। अस्थाई सेना लोग रखने लगे थे। अस्थाई सेना मतलब क्या? जिसमें सेना को पूरा वेतन दिया जाता था, उसका काम केवल सैनिक कार्य ही था, बाकी कोई दूसरा कार्य नहीं था। और अस्थाई सैनिक किसे कहते हैं? आप अपना डेली काम कीजिए, जो आपका घरेलू काम है, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, या घरेलू काम कीजिए, खेती कीजिए, दूध दुहिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो सेना बन के लड़िए। लेकिन अस्थाई सेना किसे कहते हैं? आपका एक ही काम है युद्ध में हिस्सा लेना, और आपको वेतन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इन्होंने क्या किया, साम्राज्य का निर्माण कराया। इसीलिए नंद वंश के शासकों को एकराट भी कहा जाता है, यानी एकराट भी कहा जाता है। एकराट यानी साम्राज्य का निर्माता, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसे उग्रसेन भी कहा गया है, सर्व शतरांक भी कहा गया, साम्राज्य निर्माण करने वाला शासक भी है। और एक किसे? एकराट। एकराट मतलब साम्राज्य निर्माता हो गए। इसके बाद जब इनकी मृत्यु होगी, महापद्मनंद की मृत्यु होगी, तो इसके बाद जो बनेगा शासक वो होगा धनानंद। यानी महापद्मनंद के बाद कौन बनेगा शासक? धनानंद। तो ये बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है जो इस वंश में कुल 9 शासक रहे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? नंद वंश में कितने शासक रहे हैं? 9 शासक। लेकिन वहाँ सेट नहीं कर पाते, इस कालखंड में इतना शासक नहीं आ सकता। लेकिन एक जगह जो है धनानंद को जो है, ये किसके समकालीन था? सिकंदर, यानी जिसको या अलेक्जेंडर कहिए, और भारत में हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिकंदर। धनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था, यानी जिस काल में सिकंदर था उसी काल में धनानंद भी था। अब देखिए, धनानंद को ये जो यूनानी लोग थे वो किस नाम से बुलाते थे? अग्रमीज के नाम से। अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन किसको कहते थे? महापद्मनंद को। तो फिर से देखिए, महापद्मनंद जब शासक बना, इसे उग्रसेन कहा गया। उग्रसेन मतलब इसका नाम उग्रसेन क्यों पड़ा होगा? नाम में ही देखिए अर्थ है, बताइए। उग्रसेन यानी उग्रसेन, इसके पास सेना बहुत भरमार थी। इतना सेना था, इतिहास में कहा जाता है 5 लाख से ऊपर सेना था, जो कि गलत लग रहा है। आज के टाइम में तो 14 लाख सेना है, तो उस काल में 5 लाख सेना, जहाँ आबादी ना हो वहाँ 5 लाख सेना, ज़्यादा सेना दरकार, इसलिए उग्रसेन का। उग्रसेना बहुत विशाल सेना थी इसके पास, है कि नहीं। और भले ही बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है जो नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? धनानंद के समकालीन थे सिकंदर यानी अलेक्जेंडर। उन्होंने, यूनानी लेखकों ने धनानंद को किस नाम से जाना? अग्रमीज, यानी उग्रसेन का पुत्र, यानी किसका पुत्र? महापद्मनंद का पुत्र। अब उसके धनानंद इतना शक्तिशाली था, जो कहा जाता है जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आए थे तो कृष्णा नदी के आगे, क्या कहते, ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों? उसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो था जो यूनानी सैनिक थे कई वर्षों से युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। कई वर्षों से युद्ध लड़ते, सब थका हुआ था, कमज़ोर पड़ चुका था, और उस सबको इस बात का भी डर था आगे बढ़ेंगे, ब्यास नदी के आगे का जो हिस्सा है वो किसका है? मगध का। और मगध का शासक कौन है? धनानंद, जिसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना है, जिससे लड़ना नामुमकिन है। तब सोचिए, आप कई वर्षों से युद्ध लड़ के थक चुके हैं और सामने में विशाल सेना हो,
तो क्या आप लड़ना चाहेंगे? नहीं लड़ेंगे ना। तो वो लोग व्यास नदी के पूरब से ही वापस लौट गया। ठीक है, तो ये जो धनानंद है पूछा जाता है किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। ऐसे यूनानी लेखों में क्या कहा जाता है? अग्रमीज कहा जाता है। अब देखिए यही धनानंद जो है भाई, जाहिर सी बात है जो पहला साम्राज्य निर्माता करेगा घमंड तो होगा ही। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या घमंड होता है लोगों को जब बड़ा पद पे चला जाता है? तो 100 में से कितने % लोगों को होता होगा? हमें तो लगता है 100 में 100 होता होगा। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर आप पता चल जाए आप यहाँ के कलेक्टर बन गए, सहरसा के कलेक्टर हो गए, तो आप खुद दूसरे लोगों से या गरीब लोगों से मिलना जुलना कम कर देंगे, या फ्रेंड सर्कल में ऐसा लोग होगा जो आपसे बहुत नीचे है रह गया आर्थिक मामले पे, उससे मिलना जुलना कम कर देते हैं। आपका चाल ढाल बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है। आज सोचिए, अभी आज आप लोग कई चौक चौराहे चाय पी ले रहे, बाद में SDM DSP या DM बन जाइएगा तो आपको खराब अरे इस चौक पे कैसे चाय पियेंगे, 6 रुपये का 10 रुपये का चाय पिए, अच्छा नहीं लगता, इज्जत पे पड़ जाएगा। होता कि नहीं? अभी आप लोग ठेला पे भी खा लेते हैं, क्या कहते हैं, गोलगप्पा, फिर बाद आप लोग कहाँ खाइएगा? 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। तो ये भले आप दिखना है, लेकिन आपको लगेगा जो ये अरे घमंड का एक रूप होता है धीरे धीरे। आपको लगेगा यहाँ खाना, यहाँ का गोलगप्पा से पेट खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन वही गोलगप्पा आप पिछले 20 साल से खाएं, है कि नहीं? आपके व्यवहार में भी बदलाव आता है। तो जब हम लोग आज के टाइम में जब टीचर बन जाता है, तो आप लोग देखे होंगे जो शादी विवाह में ऊपर लगा देता है BPSC टीचर। अभी हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी इनडायरेक्टली कह देते हैं। अभी शादी में जहाँ गए थे तो रेलवे में जॉब करते थे, तो वहाँ पे लगा दिया गया था किस पोस्ट पे है कि नहीं? अब सोचिए जब टीचर बन के इतना घमंड हो जाता है, तो ये तो पूरा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य जिसके ऊपर कोई नहीं। आज के टाइम तो चलिए सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सरकार के ऊपर जनता है, ज़्यादा कीजिएगा तो 5 साल में आपको हटा दिया जाएगा। केस उस पर भी होता है, जब वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनको भी इतना छूट नहीं है जो फ्री होके कुछ कर ले, मनमानी कर ले। लेकिन राजतंत्र में क्या था? राजा जो चाहे कह दे, आज से अभी को सूरज को चांद कहेंगे, चांद को सूरज कहेंगे, तो भी शुरू हो जाता है। क्योंकि भाई सूरज को सूरज नाम किसने दिया? किसी व्यक्ति ने ही दिया ना। चांद को चांद नाम तो किसी व्यक्ति ने दिया होगा। तो सोचिए जब वो इतना बड़ा शासक था, वो भी पहली बार बना हो शासक, पूरा साम्राज्य निर्माता हो, तो उसको घमंड तो होगा ही ना। तो इसी घमंड में इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति जिनका नाम था विष्णुगुप्त, हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको कई नाम से जानते हैं, कौटिल्य या चाणक्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं कीजिएगा। धनानंद ने क्या किया, घमंड में आकर के चाणक्य की बेइज्जती कर दी। अब जाहिर सी बात है, ये इतना विद्वान व्यक्ति है, अब विद्वान तो वह घमंड उसको भी रहेगा ना, क्योंकि घमंड तो हर व्यक्ति के मन में है, कोई ऐसा हुआ नहीं है। देखिए लाइव है, फिर भगवान राम को भी घमंड हुआ था नहीं एक बार? अच्छा बताइए, भगवान राम को घमंड कब दिखा था? 2 बार घमंड हुआ था। पहली बार घमंड दिखा, गुस्सा चढ़ा कब? जब वो श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, समुद्र से रास्ता मांगा और समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया। तो गुस्सा में आकर क्या कहा, अगर मैं चाहूँ तो एक बार में तुम्हारा पानी सुखा दूंगा। उन्होंने तीर भी निकाल दिया। तब समुद्र वहाँ आए, बोले भाई आप तो खुद देवता, खुद भगवान है, नारायण है, आपने ही तो हमें जिम्मेदारी दी है अपने कार्य को पूरा करें, कार्य से भटकना नहीं है, तो हम कैसे आपके लिए अपना रास्ता बना दें? ठीक है। दूसरी बार गुस्सा कब चला था, जब सीता का क्या हो गया, धरती के अंदर चली थी उस समय। तो यानी भगवान राम को भी तो लगा था ना हम चाहे तो सुखा सकते हैं, तो घमंड तो दिख ही जाएगा ना। तो इनको भी घमंड दिखा। तब इन्होंने क्या किया, जो एक व्यक्ति बच्चा था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद को पराजित किया और एक नया वंश बनाएगा, मौर्य वंश। ठीक है।
तो मौर्य वंश कौन बनाएगा? चंद्रगुप्त बनाएगा। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। देखिए कहीं कहीं एक जगह ये भी कहा जाता है जब चाणक्य जब ये चाह रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया जाए, तो कई सारे विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग इससे बोले भाई जब आप इतने विद्वान हैं, शक्तिशाली है, जो राजा को भी पराजित कर सकते हैं, और भी ऐसा राजा, ऐसा महाराजा जो साम्राज्य का निर्माण कर चुका हो, तो आप क्यों नहीं शासक बन जाते? तो चाणक्य ने कहा कि भाई देखो, हम एक सन्यासी व्यक्ति हैं, मेरा ना तो कोई परिवार है ना कोई भविष्य है, लेकिन एक राजा, एक शासक को एक पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। तो भाई जो आप गृहस्थ जीवन में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, तभी तो आप परिवार की समस्या को समझ सकते हैं ना। एक साधु संत परिवार की समस्या को कैसे समझ पाएगा? भाई उनका तो काम है पर झोला उठाए, आज है मगर कुंभ मेला चालू हो गया तो इलाहाबाद पहुंच गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना वहीं बिताएंगे, फिर वहाँ से पहुँच जाएंगे हरिद्वार, लेकिन उसके पीछे जो उनके माँ बाप, बाल बच्चे, परिवार है, उनका देखभाल करने वाला कौन है? देखिए मानते हैं साधु संत बनना सही है, अगर सभी सारे लोग साधु संत बन जाए तो खाना खेती कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, प्रोडक्ट कौन बनाएगा, है कि नहीं? तो वो भी तो जरूरी है ना। क्या वो साधु संत भूखे रह पाएंगे? उनको क्या चाहिए खाने के लिए? भाई चावल दाल रोटी चाहिए, तो उसके लिए तो खेती आपको करना पड़ेगा। खेती करने के लिए आप पैसा तो लगेगा ना, तो पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहते थे। साधु संत एक अलग कुल, साधु संत को कभी भी राजा या राजगद्दी पे स्थापित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक क्या है, सन्यासी व्यक्ति, जिसको मोह माया से कोई लालच नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपको विकास करना है, विकास करने के लिए मोह माया के बिना आप विकास कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ये सब कई कहानियों में कहा गया। लेकिन याद रखिएगा, धनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त की सहायता किसने किया? चाणक्य ने। ठीक है, और इसके बाद एक नया वंश बनेगा मौर्य वंश। देखिएगा, लिखिए।